लंबी रेस की जेठानी। मम्मी जरा 500 रुपये देना, मुझे अपने लिए लिपस्टिक मंगानी है, ऑनलाइन बहुत बढ़िया सेल आई है। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारे पापा की आमदनी ना बड़ी सीमित है। उनकी छोटी सी सैलरी में से तुम्हें मेकअप का सामान खरीदने के लिए हज़ारों रुपये हम नहीं दे पाएंगे। 2 महीने में तुम्हारी शादी करनी है, और शादी कोई ऐसे चुटकी बजाने से हो नहीं जाती, लाखों रुपये का खर्चा होता है। तुम बच्चों को ये बात थोड़ी ना समझ में आती है। तुम्हें तो अच्छे कपड़े, मेकअप, महंगी कॉलेज, बस यही दिखाई देता है। कभी फ़ोन चाहिए, कभी टैबलेट, कभी कुछ और। बेटा, माँ बाप की परेशानी को भी समझने की कोशिश किया करो। आपसे 500 रुपये मांगे थे, आपने 500 बातें सुना दी। सीधा सीधा बताओ, 500 दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, बोला ना, अपने महंगे शौक अपने ससुराल जाकर पूरे करना। रोज अपने पति से एक नई लिपस्टिक खरीदवाना और खूब दिन भर लगा कर बैठना। लेकिन हम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब तो वैसे भी बस 2 महीने की बात है, इसके बाद तो मैं जमकर अपने पति की जेब काटने वाली हूँ। मम्मी तो कोई शौक पूरा करने ही नहीं देती। अब तो अपने सारे शौक मैं विश्वास की कमाई से ही पूरे करूँगी। शोभिता को इस बात का बड़ा इंतज़ार था कि वो कब शादी करके अपने ससुराल जाए और अपनी अधूरी इच्छाओं को पति से कहकर पूरी कराए। किसी तरह 2 महीने का वक्त बीतता है और शोभिता शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में शोभिता की जेठानी, मानसी, ससुर, सास और जेठ भी थे। शोभिता बचपन से ही आलसी और कामचोर किस्म की लड़की थी। ना तो उसे घर के काम करना पसंद था, न घर से बाहर जाकर नौकरी करना। उसका मन तो बस सजने, संवरने और शॉपिंग करने में ही लगा करता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि ससुराल में जहाँ पर देवरानी, जेठानी और सास ससुर के साथ रहना हो, वहाँ ऐसे काम चोरी के साथ निभाना कितना मुश्किल हो सकता था। ऐसा नहीं था कि शोभिता की माँ ने उसे ये सब बातें समझाने की कोशिश नहीं की थी। उसकी माँ तो सालों से उसे समझा रही थी कि अब वो बचपना छोड़ दे और घर और बाहर के काम सीखे और समझने पर ध्यान दे। लेकिन वो माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। शादी भी उसने सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो पति की कमाई पर ऐश कर सके। शादी के बाद, शोभिता बेटा, तुम्हारी जेठानी जॉब करती है। वो बेचारी सुबह उठकर सबका खाना बनाकर ऑफिस के लिए निकलती है। बहुत मेहनत हो जाती है ना बेचारी की। अब तुम आ गई हो तो उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। देखो, ऐसा क्या करो, सुबह का काम ना तुम देख लिया करो। सास की बात सुनकर शोभिता की आंखों के आगे तारे नाचने लगते हैं। क्या, इतने बड़े परिवार का खाना वो भी मैं अकेले बनाऊंगी? वाह भी वाह, क्या बात है। ये सही है, सुबह उठकर हील बजाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाओ और पीछे बेचारी देवरानी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती रहे। मुझसे ये सब नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ चक्कर तो चलाना पड़ेगा। शाम के समय शोभिता अपने पति विश्वास से कहती है, सुनिए ना, आज मैंने मिंत्रा पर एक बहुत अच्छी ड्रेस देखी थी, प्लीज़ 2000 दो ना, मुझे अपने लिए वो ड्रेस ऑर्डर करनी है। क्या बात कर रही हो यार, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए। तुमने अपने लिए साड़ी मंगवाई थी और शादी में पहले ही तुम इतना कपड़ा खरीद कर लाई हुई हो। घर में रखने तक को जगह नहीं है, फिर क्या करोगी इतने कपड़ों का? पहले जो कपड़े रखे हैं उनका इस्तेमाल कर लो। ये तो कोई बात नहीं हुई विश्वास, ऐसे तो आप मुझे कभी कुछ दिलवाओगे ही नहीं। अरे भाई, शादी में शॉपिंग किए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सालों तक अपने लिए कुछ खरीदूंगी नहीं। देखो, मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं एक बार को बिना खाए तो रह सकती हूँ, लेकिन शॉपिंग किए बिना मेरी रोटी हजम नहीं होती। अरे, अपनी नई नवेली दुल्हन को शॉपिंग कराने से कौन मना करता है? हाँ तो मैडम, अगर शॉपिंग के बिना तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती तो शॉपिंग के लिए थोड़े पैसे कमाने पर भी जोर दो। ऐसा करो, कोई जॉब ढूंढ लो, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं रोकूंगा। क्योंकि जितनी मेरी सैलरी है ना, उसमें मैं तुम्हें रोज़ रोज़ शॉपिंग तो नहीं करवा पाऊंगा। ज़रूरत के सामान की बात और होती है, और ये सिर्फ शौकिया तौर पर हर 5 दिन में सामान खरीदना मेरी पॉकेट अलाउड नहीं करती। पति की बात सुनकर तो शोभिता जैसे आसमान से फर्श पर गिर पड़ी थी। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ शादी के नाम पर कितना बड़ा धोखा हो गया हो। उस बेचारे ने तो शॉपिंग और मेकअप के लिए ही शादी की थी। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जीवन भर मम्मी मुझे इस बात का ताना सुनाती आई है कि अपने ससुराल जाकर अपने पति से खर्च करवाना, और अब जब मैं शादी करके पति के यहाँ आ गई हूँ तो पति भी मेरा खर्चा उठाने से मना कर रहा है। ऊपर से सासू माँ जो 1 मिनट चैन से जीने नहीं देती, दिन भर बस काम बताती रहती है। मेरे साथ तो वही वाली बात हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना। शॉपिंग करने के लिए तो विश्वास ने साफ मना कर दिया, तो क्या मेरी शादी सिर्फ घर के काम करने के लिए हुई है?
देख शोभिता, अगर तूने अभी अपना दिमाग नहीं लगाया ना तो जीवन भर बस बर्तन धोती ही रह जाएगी। पता नहीं भगवान ने कहाँ भाग्य जुड़वा दिया मेरा। शोभिता अपनी किस्मत को दोष दे रही थी कि तभी उसके घर की बेल बजने की आवाज़ आती है। शोभिता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने एक कुरियर वाला हाथ में कुरियर लेकर खड़ा था। हाँ भैया, किसका है कुरियर? मैडम मानसी श्रीवास्तव यहीं रहती है, उनका पार्सल है। हाँ, यहीं रहती है। शोभिता जेठानी का पार्सल लेकर घर के अंदर आती है। अरे, लग रहा है किसी क्लोथिंग ऐप से ही पार्सल आया है। देखो जेठानी जी के तो मज़े हैं, उन्हें कोई बजट का पार्ट नहीं पड़ा था। एक हम है, हमारे पतिदेव तो 500 रुपये देने में भी 10 बातें सुना देते हैं। हाँ भाई ठीक है ना, वो कमाती है तो मन मर्जी का खर्चा करती है। किसी की हिम्मत नहीं जो उन्हें शॉपिंग के लिए मना करे। शॉपिंग क्या, हर चीज़ में छूट दे रखी है माँ जी ने उन्हें। सर पर चढ़ा रखा है घर में, तभी तो मेरी वैल्यू नहीं है यहाँ किसी को। जब तक मानसी भाभी की वैल्यू इस घर में रहेगी मुझे कोई नहीं पूछने वाला। जेठानी जी की वैल्यू 4 दिन में 0 ना कर दी तो मेरा नाम भी शोभिता नहीं। जेठानी मानसी घर में सभी की दुलारी थी और ऐसा नहीं है कि ये दुलार उसे मुफ्त में मिल रहा था। इतने सालों में ये प्यार और इज्जत उसने अपने स्वभाव से कमाई थी। लेकिन शोभिता को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो बस यही लगता था कि सब लोग जेठानी को ज़्यादा मानते हैं और उसकी घर में किसी को कद्र नहीं है। शोभिता को ये बात समझाने वाला शायद अभी तक कोई मिला ही नहीं था। प्यार और इज्जत अपने स्वभाव से कमाई जाती है, किसी को खैरात में नहीं मिलती। शोभिता अब कुछ भी करके जेठानी मानसी को परिवार की नज़रों में गिराना चाहती थी। इसके लिए उसने एक आइडिया सोचा। मानसी भाभी दिन भर तो ऑफिस में रहती है और ऑफिस से आकर भी घंटा घंटा फ़ोन पर बातें करती है। भैया बड़े सीधे साधे हैं, कभी शक नहीं करते कि आखिर उसकी पत्नी किसके साथ इतना हंस हंस के फ़ोन पर बातें कर रही है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। शोभिता को अपनी जेठानी मानसी पर शक होने लगा था, इसलिए अब वो जेठानी के ऊपर नज़र रखने लगी थी। एक दिन शोभिता अपनी सहेली के साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाती है। तभी वो देखती है कि वहीं पीछे वाली सीट पर जेठानी मानसी किसी आदमी के साथ बैठी हुई है। मुझे तो पहले ही शक था, इनका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अभी फ़ोटो खींच कर ना घर में इनका भांडा फोड़ कर देती हूँ। शोभिता चुपके से जेठानी और उस आदमी की फ़ोटो खींच लेती है और घर आकर अपनी सास के पास पहुँच जाती है। मम्मी जी, आज ना मैं आपको एक ऐसी फ़ोटो दिखाऊंगी जिसे देखकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अरे बेटा, ऐसा क्या है तेरी फोटो में, दिखा। शोभिता जेठानी मानसी की फ़ोटो सास को दिखाती है। इस फोटो में ऐसा क्या खास है जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए? अरे माँ जी, आपको फ़ोटो में ये दाढ़ी वाला आदमी नज़र नहीं आ रहा जो भाभी के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ है? अच्छा, ये इसको क्या नोटिस करना है? इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। टिंकू है ये। टिंकू? टिंकू कौन? अरे बेटा, बड़ा अच्छा बच्चा है, आता रहता है मुझसे मिलने। घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता है इसका तो। अरे मानसी है ना, उसने राखी भाई बना रखा है इसे, वैसे बॉस है उसका। अच्छा ये बता, तुझे ये फोटो कहाँ से मिल गई? कौन है फिट्टे मुँह जो ऐसी अनाप शनाप फोटो खींचकर मेरी सीता जैसी बहू को बदनाम कर रहा है? हाँ, कुछ नहीं माँ जी, कोई बदनाम नहीं कर रहा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं अभी आती हूँ। शोभिता बहाना बनाकर वहाँ से खिसक गई थी। माँ जी को तो ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। लगता है माँ जी इतनी आसानी से मेरी जाल में फंसने वालों में से नहीं है। ऐसा करती हूँ, सबसे पहले जेठ जी को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करती हूँ। भैया, आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ हाँ शोभिता, कहो क्या बात है? देखिए भैया, आप मेरे लिए मेरे जेठ नहीं बड़े भाई हो, इसलिए आपसे ये बात कह रही हूँ। देखो, अब आप ना 5 बजे आ जाते हो पर आकर उदास उदास अपने कमरे में बैठे रहते हो। और भाभी को देखो, रोज़ ऑफिस से 7:30 से पहले घर ही नहीं आती और ऑफिस से आने के बाद भी अपने मोबाइल में बिजी हो जाती है। आपके पास बैठने को तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अरे हाँ भाई, टाइम हो भी कहाँ से? जो घंटे आधे घंटे का टाइम बचता भी है उसे वो फ़ोन पर बातें करने में बिता देती है। वैसे आप कभी ध्यान नहीं देते भाभी इतना हंस हंस के किससे बात करती है? अरे शोभिता, इसमें ध्यान देने जैसे क्या बात है? उसके ऑफिस के कलीग्स रहते हैं, उन्हीं से बात करती है। और उसकी ना आदत है, वो फ्रैंक नेचर की है ना, इसलिए किसी को कुछ भी समस्या होती है तो सब लोग फ़ोन करके उससे ही सलाह मांगते हैं। हैं? घर में सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इतना जोर जोर कर चिल्ला चिल्ला कर भैया को भाभी के ऊपर शक करने के बहाने दे रही हूँ, लेकिन मजाल है जो इन्हें अपनी बीवी पर ज़रा सा भी शक हो जाए। तब से दांत निकाल कर ही किए जा रहे। मुझे नहीं लगता मेरी बातों का भैया के ऊपर कोई भी असर होगा।
लग रहा है कुछ और ही प्लान सोचना पड़ेगा। अगले दिन शाम के समय। भाभी क्या कर रही हो? सब्जी बना रही हो? हाँ शोभिता, जल्दी जल्दी डिनर बना लेते हैं, फिर उसके बाद ना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करना है। अरे भाभी आप ऐसा करो ना, अपना काम निपटा लो, रसोई मैं देख लूँगी। अरे आप क्यों टेंशन लेती हो डिनर बनाने के लिए, मैं हूँ ना। जेठानी मानसी बार बार मना करती है, लेकिन शोभिता ज़बरदस्ती उसे उसके कमरे में काम करने के लिए भेज देती है। जेठानी के जाने के बाद शोभिता अपनी सास से कहती है, देख रही है मम्मी जी, मैं पूरा दिन गधों की तरह घर में काम करती हूँ। इतने सारे लोगों का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई करना, भाभी के जाने के बाद सब मैं ही तो संभालती हूँ। और देखो घर पर लौटने के बाद भी भाभी किसी काम में हाथ नहीं लगाती। मैंने कहा थोड़ा सा सब्जी ही छौंक दो तो रोटियां मैं सेक दूंगी, लेकिन उन्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी कि रसोई छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कहने लगी पूरा दिन काम कर करके मैं थक जाती हूँ, अब ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। माँ जी आप ही बताइए, जो घर से बाहर नौकरी करता है, क्या घर वालों की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती? अरे बेटा ऐसी बातें अपने मन में क्यों लाती है तू? और देख मानसी ना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा तू बता रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने खाना छोड़कर कहा हो कि मुझसे खाना नहीं बनेगा। बेटा वो क्या है ना, ये पनीर की सब्जी तो तू बहुत अच्छी बनाती है, इसलिए उसने कहा होगा कि पनीर की सब्जी तू बना। तेरे हाथ की सब्जी वैसे भी उंगली चाट चाट कर खाते हैं सब। अपने मन में ना इस तरह की बातों को मत आने दिया कर। और देख किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मानसी घर से बाहर जाकर नौकरी करती है तो तू पूरा दिन घर का काम करती है, दोनों की मेहनत बराबर है। बेटा हम अपने मन में कभी कोई भेदभाव नहीं लाते। थक गई होगी, थोड़ा आराम करके अभी आ जाएगी किचन में, तब तक तुम अच्छे से सब्जी छौंक दो, ठीक है? कौन सी कलम से किस्मत लिखाकर पैदा हुई है ये मानसी भाभी, इनका नंबर तो किसी भी मामले में कटने को तैयार ही नहीं। लग रहा है कोई बहुत बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। उसी दिन वो एक प्रोफेशनल एजेंसी को फ़ोन करती है। देखो मुझे ना अपनी जेठानी को फंसाना है, उसके लिए मैं पे करने को तैयार हूँ। आप बताओ ये काम कर पाओगे कि नहीं? अरे मैडम आप चिंता मत करिए, हम प्रोफेशनल लोग हैं। आप ये काम अपनी भाभी के लिए करवा रही है या माँ के लिए, इस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये बताइए आप क्या करवाना चाहती हैं। देखो एक लड़की को मेरे घर पर आना है और आकर कहना है कि मेरी जेठानी ऑफिस से चुप चुप कर उससे मिलने जाती है, और चूंकि अब मेरी जेठानी उस लड़के से ब्रेकअप करके उसे छोड़ना चाहती है, इसलिए वो उन्हें मनाने आया है और ये कहना आया है कि वो अपने प्यार को नहीं छोड़ेगा। मैं समझ गया, इसका मतलब आप चाहती है कि मेरे आपके परिवार में आने से एक सनसनी पैदा हो जाए और फिर उसके बाद आपकी जेठानी जीवन भर सबको ये साबित करती रहेगी कि उनका मुझसे कोई संबंध नहीं था और मैं आग में से निकलने वाले धुएं की तरह आसमान में गायब हो जाऊंगा और मुझे वो कभी ढूंढ नहीं पाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने, कर पाओगे ना? बाकी तुम चिंता मत करो, क्या बोलना है कैसे बोलना है सब मेरी टेंशन है, मैं लिखकर बता दूंगी। एजेंसी से कंफर्मेशन मिलने के बाद शुभिता अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार करके प्रोफेशनल एजेंसी को भेज देती है और 5,000 रुपये पे भी कर देती है। अब उसे अगले दिन का इंतज़ार था। अगले दिन शाम के वक्त जैसे ही मानसी ऑफिस से घर आती है, उसकी कुछ ही देर बाद घर की घंटी बजती है। लगता है वो लड़का गौरव आ ही गया, अब आएगा मज़ा। जब वो लड़का खुद आकर सामने से मानसी भाभी पर इल्ज़ाम लगाएगा ना, तब देखूंगी माँ जी और भैया कैसे उसकी बातों से इनकार करते हैं। अरे बड़े बीवी भक्त बने घूमते हैं ना जेठ जी, आज उनकी पत्नी जिस पर उनको बड़ा घमंड है और माँ जी को अपनी बड़ी बहू पर। अब देखती हूँ घमंड चूर होता है तो कैसा लगता है। चुटकी में सारी रेपुटेशन पानी में मिला दूंगी। जैसा कि शोभिता ने गौरव को समझाया था, अंदर आने के बाद वो सीधा मानसी की तरफ बढ़ता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। मानसी सच सच बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? अरे क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? कौन हो भाई तुम? देखो मुझे पता है अपनी फैमिली के सामने तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बस इसीलिए मुझे छोड़ रही हो ना। देखो प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कैसे भूल सकती हो कि ऑफिस से निकलने के बाद रोज़ हम घंटों कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें किया करते थे। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ मानसी। अरे कौन हो भाई? मानसिक संतुलन खराब है क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारे साथ कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें क्यों करूँगी? मेरे पास अपना पति नहीं है क्या? पागल खाने से छूट कर भागे हो क्या? गौरव अभी मानसी से बात कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र शोभिता के ऊपर पड़ती है। अरे शोभिता तू कहाँ चली गई थी अचानक? तुझे पता है आज तक तेरे इंतज़ार में मैंने शादी तक नहीं की। मैं आज तक ये बात सोचकर परेशान हूँ कि आखिर तूने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया। देखो इतने साल बाद मिली हो, सच बोला कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो तू मुझे छोड़कर अचानक से गायब हो गई? अरे ये क्या बातें कर रही हो? जो करने आए हो वो करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गए?
भूलो मत, पैसे दिए मैंने तुम्हें। अरे तुम छोड़ो ना इस मानसी को, उसे तो मैं वैसे ही बदनाम करने के लिए आया था। अब तुम इतने सालों बाद मिली हो, पहले तुम बताओ, तुम मुझे भूली तो नहीं हो ना? मैं याद हूं ना तुम्हें अभी तक? आज तुम्हें देखकर मेरे तो होश ही गुम हो रहे हैं। अरे तुम पागल हो क्या? ये मेरा ससुराल है, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। सारा का सारा खेल खराब कर दिया, ऊपर से मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया, वो अलग। अरे भाई, सच में पागल खाने से छूटे हो क्या? कभी तुम मानसी से प्यार करते हो, कभी शोभिता से करते हो। क्या भांग चढ़ा रखी है? निकलो वरना अभी मिलाती हूँ 100 नंबर। गौरव जैसे ही पुलिस का नाम सुनता है वहां से भाग खड़ा होता है। फिलहाल तो शोभिता की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना के बाद उसे जिठानी की जीत स्वीकार करनी पड़ी और अब वो बिना नाक मुंह चढ़ाए घर के सारे काम करने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ सकता है।